ये फोर्थ मॉड्यूल शुरुआत की जा रही है फोर्थ मॉड्यूल की। फोर्थ मॉड्यूल में ज़्यादातर हम पढ़ेंगे काफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इसका सारे जानेंगे कितने से कोलेस्ट्रॉल देना चाहिए, ठीक है, क्या क्या इसकी मैनेजमेंट और क्या क्या इसको टेक केयर करनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डैम किसे बोला जाता है। डैम बोला जाता है जो फीमेल पेरेंट होती है, काफ, ठीक है, उसे बोलेंगे डैम। और इसके अपोजिट अगर वर्ड यूज किया जाए तो वो होता है शायर। शायर किसे कहते हैं, कोई बुल है, वो ब्रीडिंग पर्पज के लिए अगर उसे यूज किया जाता है उसे बोलते हैं शायर। ओके, एक मिनट, ये रहा शायर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्या है कि जो डैम है उसे 6 से 8 वीक पहले ड्राई कंडीशन में रखना चाहिए, जो उसे एक वेट कंडीशन में नहीं रखा जा सकता, ताकि उसे डिजीज वगैरह से बचाया जा सके। और कैल्विंग से 6 से 8 वीक पहले उसे ड्राई रखा जाता है। उसके बाद इसे क्या जैसे ही कैल्विंग होती है और काफ एक बर्थ देता है, तो सबसे पहले जो उसकी नेवल कॉर्ड होती है, नेवल कॉर्ड ये वाली होती है। नेवल का मतलब होता है सेंटर, कोई भी चीज है उसका कोई सेंटर पार्ट है उसे बोलेंगे नेवल। और कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, जिसे रिबन या रस्सी कहते हैं। तो ये वाले पार्ट को हम नेवल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये जो यूट्रस, जो अगर इसमें ब्लैक स्क्रीन करके आप लोगों को समझाना चाहूं तो एक मिनट, हाँ, जैसे देखिए ये वाली यूट्रस है, एक मिनट, हाँ जी, ये वाली कैटल की यूट्रस है, हाँ, ये वाली कैटल की यूट्रस है और ये उसमें एम्ब्रियो है। ठीक है, ये उसमें एम्ब्रियो है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस में प्लेसेंटा होता है। ठीक है, इसके बिल्कुल साइड बाई साइड प्लेसेंटा होता है। ठीक है, ये साइड बाई साइड प्लेसेंटा होता है, ये वाला प्लेसेंटा है। और ये वाले प्लेसेंटा से जो एम्ब्रियो है इससे एक कोड जुड़ी हुई होती है, इससे एक कोड जुड़ी हुई होती है, इसे उम्बिलिकल कोड बोलते हैं। ठीक है, उम्बिलिकल कोड बोलते हैं, जो कि इसकी जो एम्ब्रियो है जो कि इसके ग्रोथ में रोल प्ले करती है। तो ये इसे हम बोलते हैं उम्बिलिकल कोड, ये वाली कोड को। ठीक है, और उम्बिलिकल कोड जैसे ही बर्थ लेता है काफ कोई, तो उसे मतलब नेवल कोड कंसीडर कर दिया जाता है। ठीक है, तो तो यहाँ पर चौंधिया के बैठे होते तो इसके बाद क्या है कि जो नेवल कोड है उसको कट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो डिजीज वगैरह है उसके ट्रांसमिशन को रोका जा सके, क्योंकि ये डायरेक्ट उसके पेट से कंसीडर होती है और जुड़ी हुई होती है, और उसकी डिजीज वगैरह को स्प्रेड होने से रोका जाता है। और उसको कट करके और उसमें टिनेचर ऑफ आयोडीन का सोल्यूशन होता है, उसे ट्रीट किया जाता है और उसे बाइंड कर दिया जाता है। इसे 2.5 सेंटीमीटर उसकी जो बॉडी है, 2.5 सेंटीमीटर उसकी जो बॉडी है उसे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, से दूर उसकी बॉडी से कट किया जाता है। और जो उसको गांठ वगैरह लगाते हैं, जो उसे बाइंड वगैरह करते हैं, नीचे की तरफ से इसे बाइंड भी करते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो उसको 1 सेंटीमीटर अबव उसे मतलब कट करके और बाइंड कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसे कट कैसे करते हैं। वैसे तो कर ही दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसको कट कर रहे हैं, ये देखो, लो, जैसे ये वाली नेवल कॉर्ड थी इसे कट कर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है शायर। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ब्रीडिंग पर्पज के लिए मेल को यूज किया जाता है तो उसे बोलते हैं शायर, और फीमेल जो होती है उसे बोलते हैं डैम। ठीक है, जो जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है जो कि अप्लाई किया जाता है नेवल कॉर्ड के ऊपर, उसकी जगह पे बोरिक एसिड भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक और है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उसको डिप किया जाता है, जैसे कोई एक बर्तन वगैरह लेके उसमें टिंचर ऑफ आयोडीन का जो होता है गोल होता है ड्रग्स, इसे मिला के और उसमें जो उसकी नेवल कोड होती है उसको डिप किया जाता है। यहाँ पे स्प्रे नहीं कर सकते, अगर उसे स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि जो आयोडीन, जो टिंचर ऑफ आयोडीन है वो पूरी जगह पे नहीं पहुंच पाएगा और डिजीज वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन इसीलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल भी होती है। ठीक है, और अल्कोहल क्या करता है कि जो नेवल कोड होती है उसको ड्राई करने में हेल्प करता है। तो कुछ टाइम बाद नेवल कोड क्या होती है, गायब हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें मिनिमम 7% आयोडीन होता है। अगर ये पूछा जाए कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन नेवल कोड में यूज करते हैं तो उसमें कितना मिनिमम आयोडीन होना चाहिए, ये होता है 7%। ओके,
और आगे बात करेंगे हम उसको फीड की कि सबसे पहले उसे क्या खिलाना चाहिए। सबसे पहले जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो पहला मिल्क की फॉर्म होती है, जैसे कैल्विंग होगी तो काऊ का जो पहला मिल्क होगा उसे बोलेंगे कोलेस्ट्रम, ठीक है जी। और कोलेस्ट्रम में लगभग कैटल के मिल्क में देखें तो प्रोटीन होता है 21.7% के समथिंग, जिसे 22% अप्रोक्सीमेट कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन बफेलो के मिल्क में यही 23.8% होता है, जिसे 24% कंसीडर किया जा सकता है। तो बफेलो के मिल्क में जो बफेलो का जो मिल्क का कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। और अगर नॉर्मल मिल्क की बात करी जाए तो नॉर्मल मिल्क में लगभग 3.5% तक प्रोटीन होता है, ये अप्रोक्सीमेशन है। तो ये इसका अगर देखा जाए तो 5 to 7 टाइम ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। लैक्टोज इसमें कम होता है लेकिन प्रोटीन ज्यादा होता है कोलेस्ट्रॉम में। तो विद इन 15 मिनट जैसे ही कोई काफ बर्थ लेता है, कैल्विंग होती है, तो 15 मिनट के अंदर अंदर उसे 15 to 13 मिनट के बीच में उसे जो कोलेस्ट्रम है उसे फीड करवाया जाना चाहिए। और वो 12 आवर के बाद उसे फिर से रिपीट करवाया जाना चाहिए। और उसका जो और अगर सेकंड और थर्ड डे की बात करें, ठीक है, अगर सेकंड और थर्ड डे की बात करें तो जो काफ अगर काऊ का है, ठीक है, अगर काऊ का है तो उसे 1/10 ऑफ बॉडी वेट, जितना उसका बॉडी वेट है उसका 10वां हिस्सा उसको कोलेस्ट्रॉम फीड करवाया जाना चाहिए। और अगर वो बफेलो का काफ है, ठीक है, तो उसे 15वां हिस्सा उसको उसकी बॉडी का जो है वो कोलेस्ट्रम उसे फीड करवाया जाना चाहिए, क्योंकि बफेलो वालों में प्रोटीन ज्यादा होता है कैटल की तुलना में। और जो मिल्क वाला प्रोटीन होता है, मिल्क में काफी टाइप के प्रोटीन की फॉर्म पाई जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है वो पाया जाता है कैसियन, जो होता है 82% तक, ठीक है। और बचा हुआ 18% होता है वे प्रोटीन, ठीक है, जो कि जो लोग जिम वगैरह जाते होंगे उनको मालूम होगा वे प्रोटीन काफी यूजफुल होता है उन लोगों के लिए, ठीक है। और वे प्रोटीन में जैसे अल्फा, बीटा, ग्लूटाग्लोबिन वगैरह आगे होते हैं, तो इतना जब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल आपको जान लो कि सबसे ज्यादा कैसिन पाया जाता है और जो होता है 82% के अप्रोक्सीमेशन। तो आगे क्या होता है कि जो मुकोनियम होता है, मुकोनियम क्या होता है, सेमी सॉलिड डंग होता है, जो कि स्टार्टिंग स्टेज में न्यू बॉर्न का होता है, ठीक है। उसका जो सेमी सॉलिड डंग होता है उसे मुकोनियम बोला जाता है, क्योंकि ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अगर इसकी जो फीकल मैटर है, ये फर्स्ट फीकल मैटर होता है, और अगर ये सही तरह से वॉइडेड आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम उसे जो वार्म वाटर है वो मतलब उसे हम वार्म वाटर की मतलब तो उसका एनीमा किया जाता है वार्म वाटर से, ठीक है। तो उसका एनीमा किया जाएगा, जो कि डिसोल्वर जो सॉप होती है साबुन वगैरह का गोल वगैरह मिला के, तो उसका एनीमा किया जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो टैटूइंग है उसका टैटू लगा दिए जाते हैं इस टाइप से, ताकि जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं वहाँ पे काफ को पहचाना जा सके, उसकी केयर मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंग की जा सके, उसका जो रिकॉर्ड है वो रखा जा सके, ठीक है। पूरी तरह से उसको टैटू से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। आगे बात आती है डीहॉर्निंग। ये पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे डीहॉर्निंग ज़्यादातर इंडिया में जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम हॉट आयरन वगैरह ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये 3 से 4 सेकंड में इसे यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो इसे कॉस्टिक पोटाश भी यूज़ कर सकते हैं, या मतलब इलेक्ट्रिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 7 to 10 डेज के बीच डीहॉर्निंग या डिसबर्डिंग जिसे हम कंसीडर करते हैं वो किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है डिवॉर्म। डिवॉर्म क्यों जरूरत है, डिवॉर्म होता क्या है? डिवॉर्म ये होता है कि जो ड्रग्स होती है, जो पेप्राजाइन, ठीक है, पेप्राजाइन, ठीक है, एडिपेट एक ड्रग्स है जो कि डिवॉर्मिंग में ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है काफ में। तो इससे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग स्टेज होती है काफ की, इसमें इतना इम्यूनिटी जो इसका सिस्टम है वो इतना होता नहीं है, ठीक है। जो रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी है वो इतनी होती नहीं है। तो जो डिजीज वगैरह है उनसे बचाने के लिए इसको डिवॉर्मिंग की जाती है, ताकि उसकी जो इम्यूनिटी पावर है उसे इंक्रीज किया जा सके। स्टार्टिंग फेज में ये होता है, और इसे पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दिया जाता है डिवॉर्मिंग में, और स्टार्टिंग के 6 वीक तक
सॉरी, स्टार्टिंग के 6 मंथ तक, 1 मंथ के इंटरवल में, 6 मंथ तक 1 मंथ के इंटरवल में डिवॉर्मिंग हर महीने की जाती है, और उसके बाद 3 महीने के इंटरवल में डिवॉर्मिंग की जाएगी। ठीक है, और इसमें जो डोज होती है वो मिनिमम ही होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो, तो जो फ्रेश वाटर है वो भी 2 से 3 वीक बाद उसे पिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो जो काफ मैनेजमेंट में आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम यही देखने वाले हैं कि जो इसका जो पैन है, ठीक है, ये वाला इसका स्पेशल पैन होता है, तो 3 महीने तक इसे पैन में रखा जाना चाहिए इंडिविजुअल को, उसके बाद इसे ग्रुप्स में रख सकते हो, लेकिन 6 मंथ के बाद जो मेल और फीमेल काफ होते हैं इनको सेपरेटली रखा जाना चाहिए। कैस्ट्रेशन का मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, 3 टाइप का होता है, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में कैस्ट्रेशन का एक्सप्लेन किया जा चुका है। बात आती है फीडिंग शेड्यूल की। फीडिंग शेड्यूल 6 मंथ तक क्या क्या उसकी फीडिंग शेड्यूल रहनी चाहिए। फीडिंग शेड्यूल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, 2018 में काफ का पूछा गया था। ठीक है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन इजीली, अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या होनी चाहिए और कैसे इस टेबल को याद किया जाना चाहिए, मैं आपको कहूंगा इसकी हम ट्रिक यहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन आप इसे अभी रट्टा मत मारें, एक बार इसे पढ़ लो, रट्टा मत मारो। एग्जाम से जैसे आपका फ्री होगा तब आप ये वीडियो दोबारा देखना, और जो ट्रिक है वो आपके याद रह जाएगी, क्योंकि अभी तो अगर आप याद भी करोगे तो 8 महीने तक ये टेबल आपके याद रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ये 4 डे से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो फीडिंग है, जो पहले तो वो ग्रास लेगा भी नहीं स्टार्टिंग में, इतना उसका डेवलपिंग हुई नहीं होती है। तो स्टार्टिंग जो फेस होता है वो 4 डे से 4 वीक के बीच। ठीक है, उसका जो बॉडी वेट होता है वो होता है 25 kg। ठीक है, और उसको क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना पिलाना चाहिए, वो 2.5 kg। देखिए 25 का पॉइंट लगाना है, 25 के बीच में पॉइंट लगाना है, 2.5 हो जाएगा यहाँ पे पहले वाले में। ठीक है, तो ये तो स्मॉल क्वांटिटी देंगे जो स्टार्टर है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला कोई भी फीड है उसे स्टार्टर बोला जाता है। तो इसे स्टार्टर है, स्टार्टर तो स्मॉल क्वांटिटी में देंगे, कोई देंगे ही नहीं स्टार्टिंग में 4 वीक तक। तो उसे 4 वीक के 3 वीक तक पहले ही बताया कि वो इंटरेस्ट दिखाना थोड़ा शुरू करता है। यहाँ पे देखिए 4 to 6 बीच के बीच जो उसको क्या कराना चाहिए, यहाँ पे 2 वीक का इंटरवल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2 वीक का, और उसका जो अप्रोक्सीमेशन बॉडी वेट हो गया वो 5 kg बढ़ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 0.5 kg मिल्क उसको बढ़ गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 50 to 100 ग्राम में है जो स्टार्टर है, कोई केजी में नहीं देंगे, ये ग्राम में ही, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में देंगे, हम ग्राम में देंगे। तो जो स्टार्टर है वो उसे 50 to 100 ग्राम स्टार्टिंग में काफ को दे सकते हैं। उसके बाद देखिए इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा कि ये 4 से 6 था, ये 6 to 8 है, 2 वीक का यहाँ डिफरेंस है, और यहाँ पे 5 बढ़ा था, फिर यहाँ से 5 बढ़ रहा है। मतलब अगर हम उसकी एज को 2 वीक बढ़ाएंगे तो उसका जो बॉडी वेट है वो 5 kg बढ़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम फिर से यहाँ पे अगर हम फिर 2 वीक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फिर उसका 5 kg बढ़ जाएगा। मतलब फिर देखो कि 2 वीक एज फिर बढ़ाई, अगर बढ़ती है उसकी तो बॉडी वेट फिर 5 kg बढ़ गया, तो 2 वीक इक्वल टू 5 kg वेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए 12 से 16 हुआ, 4 वीक का डिफरेंस आया, यहाँ पे 12 से 16 हुआ, एज का 4 वीक का डिफरेंस आया, और यहाँ पे देखिए 10 kg का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और 16 से 20 हुआ, फिर 10 kg का डिफरेंस आ गया, फिर अगर 20 से 24 हुआ तो 10 kg का फिर डिफरेंस आ गया। तो स्टार्टिंग ये याद रखिए कि 4 वीक से शुरू हो रहा है और 24 वीक से खत्म होगा, और ये 25 से शुरू हो रहा है और 75 से। अगर आपसे ये ट्रिक याद है तो ये आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। एग्जाम से पहले देख लेना, अभी इतना इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भूल जाओगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ द मिल्क की, ठीक है, तो जो अगर हम क्वेश्चन में आपको ये पूछें कि कौन सी एज के ऊपर जाके काफ को हाईएस्ट मिल्क जो है वो फीड करवाना चाहिए या हाईएस्ट मिल्क उसे जरूरत होती है, तो वो आंसर होगा 4 to 6 वीक। ठीक है, 4 to 6 वीक ऑफ काज काफ की उसे जो मिल्क है वो सबसे ज्यादा चाहिए होता है।
और यहां से इसके बाद धीरे धीरे मिल्क की जो डोज है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, 0.5 से डिक्रीज होगी और यहाँ 12 वीक लगभग 3 मंथ के बाद उसे जो मिल्क है वो फीड करवाना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ द काफ स्टार्टर की। स्टार्टिंग में तो देंगे ही नहीं, 50 ग्राम से शुरू करेंगे और 24 वीक तक जाते जाते हम 1500 ग्राम यानी कि 1.5 kg तक आ जाएंगे। ओके, 1.5 kg तक आ जाएंगे। ये 1500 ग्राम इक्वल टू 1.5 kg, ये 1 kg से 1.5 kg तक आ जाएंगे। ठीक है, 1000 ग्राम टू 1500 ग्राम। ठीक है, इसे आप अगर याद रखना चाहें तो यहाँ पे ये 50 बड़ा है, अगर 2 वीक बढ़ते हैं यहाँ पे ये 150 बड़ा है, फिर ये 100 और फिर ये 150, मतलब 100-150 बढ़ेगा। और अगर आप इसे याद नहीं हो रहा है ये वाला टेबल, तो एक स्टार्टिंग का याद रख ले और एक लास्ट वाला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर वो टॉप वाले 2-3 में से पूछेगा या लास्ट वाले 2-3 में, लास्ट वाले 2 में से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि फीडिंग ऑफ द ग्रोइंग एनिमल फ्रॉम द 6 मंथ। ठीक है, जो 6 महीने के बाद उसे क्या क्या फीड देना चाहिए, तो बात होगी यहाँ पे जो 6 मंथ के बाद जो उसको करूड प्रोटीन होता है। करूड प्रोटीन किसे कहते हैं, जो एक प्रोटीन जो एक फीड है उसमें एक्चुअल प्रोटीन की कितनी अमाउंट है उसे बोलेंगे क्रूड प्रोटीन। एक्चुअल कितनी है, तो यहाँ पे डाइजेस्टिबल जो क्रूड प्रोटीन है, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन में का मीनिंग ये, इसे हम डीसीपी भी कई बार लिख देते हैं, डीसीपी। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन का मीनिंग है कि वो क्रूड प्रोटीन जो डाइजेस्टिबल हो सके, जितना उसने कंज्यूम किया है वो नहीं कंसीडर किया जाता। मान लीजिए एक एनिमल ने 100 ग्राम क्रूड प्रोटीन कंज्यूम किया है। ठीक है, उसको 100 ग्राम क्रूड प्रोटीन फीड करवाया है, लेकिन उसका जो डाइजेस्ट हुआ है वो हुआ है 50 ग्राम। तो यहाँ पे डीसीपी क्या आएगा, वो आएगा 50 ग्राम। ठीक है, जितना उसका क्रूड प्रोटीन वो डाइजेस्ट कर रहा है उसे ही कंसीडर किया जाता है, बाकी का जो उसका वेस्ट हो गया वो कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो डीसीपी है वो जो कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर है, कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर क्या होता है कि जैसे कोई एक कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर तैयार किया जाता है पूरा, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ द इंग्रेडिएंट होते हैं। लाइक इसमें 3% जैसे फैट होगी, 5% इसमें प्रोटीन होगा। एक्चुअल उसमें क्या क्या पूरी कितने अमाउंट में फैट है, कितने अमाउंट में उसमें कार्बोहाइड्रेट है और कितने अमाउंट उसमें प्रोटीन है, पूरा ही एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्म होती है, तो उसे कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर बोलते हैं। एक्चुअल में हमें पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 to 16% ऑफ द डीसीपी होना चाहिए 6 महीने के बाद। ठीक है, और उसका जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जैसे सभी मिला के अगर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी न्यूट्रिएंट्स को मिला के, ठीक है, वो 70% होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फीडिंग ऑफ द ग्रोइंग, जो टेबल है वो देखने वाले हैं। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग टेबल है, तो इसे भी याद करने की ट्रिक हम बता रहे हैं। ट्रिक यही है कि आप एक काम करो कि ये यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो इसे एज ए 10 कंसीडर करो। वैसे 9 ही है लेकिन दिमाग में 10 रखना, वैसे 9 भी रख सकते हो लेकिन याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई उसकी एज। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है ये एज का है, ये वाला बॉडी वेट का है, ये कॉन्सेंट्रेट जो मिक्सचर अभी हमने देखा था। ठीक है, ये वो है कितना केजी उसे देना है, और ये ग्रास है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो उसकी एज है 6 to 9। ठीक है, 6 to 9 मंथ जो है उसमें जो उसका अप्रोक्सीमेट वेट होगा वो होगा 70 kg to 100 kg। ठीक है, मतलब अगर इसमें 6 और 9 में एक प्लस किया जाता तो यहाँ पे होता 7 से 10। ठीक है, और यहाँ पे उसकी एक जीरो लगाई मगर, और वो हो गया उसका एज का, उसका बॉडी वेट बन गया। जितनी उसकी एज थी, ठीक है, वो उसका बॉडी वेट हो गया, उसका जीरो लगाने वो उसका बॉडी वेट हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है, और जो ग्रास उसे कितना केजी में देना चाहिए वो भी देखिए 5 से 10, अप्रोक्सीमेशन उतना ही है जितना ये वाला एज वाला जो हमें डिजिट था, उतना डिजिट ही उसका ग्रास वाला केजी में है। उसी प्रकार से अगर हम एज को आगे 10 से 15 कंसीडर करें, ठीक है, एज को मंथ में है, ध्यान रखना वीक में नहीं है, और ये 10 से 15 कंसीडर करें, और ये देखिए उसका जो बॉडी वेट है वो हो गया 100 से 150 केजी।
ओके। और उसी प्रकार से जो ग्रास है कितना केजी देना चाहिए, वो हो गया 10 से 15 केजी, ठीक है। और यही प्रकार से अगर उसका जो एज है, मंथ है 15 से अगर 20 है, तो वो ही उनका जो वेट है वो भी सेम वही क्राइटेरिया कि 0 लगाओ और उसका बॉडी वेट आ जाएगा। और उसका जो ग्रास है वही 15 से 20 केजी हम दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला परसेंटेज जो मिक्सचर है इसे आप याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो कि कितना कितने का डिफरेंस है, बढ़ रहा है, उस अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। तो एग्जाम से पहले आप देख लेना, एक बार इसे आप देख लो और एक बार एग्जाम से पहले जैसे फ्री हो जाएंगे तो ये वीडियो को आप दोबारा देख के आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो वैक्सीनेशन देखने वाले हैं। वैक्सीनेशन क्या है आगे, तो इसमें क्या है कि वैक्सीनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी काफ है, न्यू बॉर्न है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल का काफ हो, ठीक है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसकी जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि आगे जो आने वाली जो उसकी लाइफ की स्टेजेस हैं, जो डिजीज आएंगी उससे पहले ही उसकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो, सो उसे वो रजिस्ट कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए उनको वैक्सीनेशन अर्ली स्टेज में ही दिए जाते हैं, इनका शेड्यूल होता है, टाइम टू टाइम इन्हें वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो सबसे पहले ब्लैक क्वार्टर डिजीज का वैक्सीनेशन लगाया जाता है, जो कि 8 वीक बिफोर वियनिंग, ठीक है। वियनिंग क्या होती है कि जो काऊ है उसे उसके काफ को अलग कर दिया जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं वियनिंग। तो वियनिंग से 8 वीक पहले, ठीक है, यहाँ से सीधा नहीं है, वियनिंग से 8 वीक पहले। तो ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, ब्लैक क्वार्टर कौन सी डिजीज होती है, इसमें जैसे ये देखिए ये काऊ है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो ब्लैक क्वार्टर का मीनिंग ये होता है कि जैसे उसकी 4 लेग होती हैं, ठीक है, तो उसमें से जो एक लेग और उसके जो फूट, लेग और फूट, ठीक है, ये देखिए ये ब्लैक टाइप की हो जाती है और लेमनेस आ जाती है और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, यहाँ पे काफ़ी थेन होता है काऊ को और स्वेलिंग वगैरह रहती है। इसमें जो उसका फीवर है उसको काफ़ी हाई फीवर होता है, और जो फीवर देखा जाए तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसे फीवर रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक डेंजर कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें वो खाना वगैरह बंद कर देती है काऊ, और जो रूमिनेटिंग की उसकी प्रोसेस होती है, च्यूइंग की, वो भी बंद हो जाती है, ठीक है। और लेमनेस कंडीशन है, ठंगड़ापन उसमें आ जाता है। तो ये जो ब्लैक क्वार्टर है ये एक ऑब्वियसली बैक्टीरियल डिजीज है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और जो बैक्टीरिया होता है उसे बोलते हैं क्लोस्ट्रोडियम चुवोई, ओके, CHAUVOEI, क्लोस्ट्रोडियम चुवोई, ठीक है। इसका नाम याद रख लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लैक क्वार्टर, ठीक है। और इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज नाम से ही पता चल रहा है, पैरों में और मुंह में, ठीक है। और यहाँ पे फूट एंड माउथ डिजीज है, यहाँ पे इसका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ब्लिस्टर टाइप हो जाते हैं, जीभ में, टंग में ब्लिस्टर टाइप हो जाएंगे, ब्लिस्टर हो जाएंगे, और ये मुंह से एक झाग निकलने लग जाती है और उसके पैरों में ब्लिस्टर हो जाते हैं। इससे ना तो एनिमल सही से चल पाता है और ना कुछ खा पाता है, ठीक है। तो इसमें अगर ICR का डेटा देखा जाए तो ICR ने बोला है कि अकेले FMD से, ठीक है, इंडिया को मिल्क और मीट दोनों का 20,000 करोड़ पर एनम का लॉस हो रहा है इन रुपीज में, ठीक है, रुपीज में। तो काफ़ी इंडिया के लिए ये एक डेंजर डिजीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर एक मिशन चला रही है, और वो है FMD मुक्त भारत, FMD मुक्त भारत। और ये जो मिशन है ये चल रहा है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये मिशन चल रहा है, और इंडिया इसे बहुत जल्द फ्री डिक्लेयर होने की जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ये बहुत ही माइनर सी कंट्रीज़ हैं जो बची हैं कि FMD फ्री, बाकी लगभग वर्ल्ड में सभी कंट्रियां FMD अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर चुकी हैं, ओके। तो ये जो इसमें सिम्टम होते हैं, काफ़ी इसमें हाई फीवर रहता है,
आगे हम बात करेंगे एंथ्रेक्स की। ये 3 डिजीज काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंथ्रेक्स भी, ठीक है। और पहले वाली जो हमने स्टार्टिंग में ब्लैक क्वार्टर की थी, ठीक है। 3 डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो एंथ्रेक्स डिजीज है, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, और जो बैक्टीरिया इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है। और इसमें इसको एक सेप्लेनिक फीवर भी कहा जाता है। सेप्लेनिक फीवर इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक एनिमल के एब्डोमेन में, पेट में एक ऑर्गन होता है, वो सेप्लिन। सेप्लिन एक ऑर्गन होता है, और ये क्या करता है कि इस डिजीज में जो सेप्लिन है, इसकी जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, और ये काफ़ी एक डेंजरफुल कंडीशन होती है एनिमल के लिए, पेनफुल कंडीशन होती है, और उसमें फीवर वगैरह काफ़ी रहता है। और ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज कौन सी डिजीज होती है? वो डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन को स्प्रेड होने का खतरा हो, ठीक है। इन्फेक्शन जो है वो एनिमल से ह्यूमन को हो सकता है, उसे हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। तो जूनोटिक डिजीज, अगर ऐसा है कि इनमें से जूनोटिक डिजीज कौन सी है, और वो है एंथ्रेक्स, ठीक है। तो आगे इसमें जो देखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई भी मैमल नहीं है, वर्ल्ड में ऐसा कोई भी मैमल नहीं है जो इससे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी जिसमें पाई जाई हो। कोई भी इसमें रेजिस्टेंट ऐसा एनिमल नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो इस प्रकार से ये एंथ्रेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है। और इसमें अगर देखने वाली बात ये होती है कि जो सॉइल होती है वहाँ पे इसके स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया के जो स्पोर्स है वो सॉइल में रहते हैं, और काफ़ी सालों तक ये वहाँ पे विदाउट किसी को एनिमल को इन्फेक्ट किए ये वहाँ पे लीव रहते हैं। और इनको अगर ख़त्म करना हो, मतलब इनको अगर ख़त्म करना हो तो इसके लिए इसको क्या होता है कि जब 100 डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट तक इसके स्पोर्स को रखा जाए तो ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट तक तो ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी डेंजर ये डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में जो उसका ब्रीथ है वो मतलब सांस लेने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, एनिमल को पेनफुल कंडीशन होती है, और जो कफिंग है, जब वो खांसता है एनिमल तो उसमें ब्लड वगैरह आता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम हैं। तो आगे जो और भी डिजीज़ हैं, ठीक है, ये वाली ब्रूसेल्स हो गई, हेमोरागिक सेप्टिसीमिया हो गया, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। ब्रूसेल्स ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। ब्रूसीला एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये होता है। तो वापस यहाँ पे आते हैं, जो वैक्सीनेशन है इनको देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी स्टेज पे, कौन कितनी एज के ऊपर इनको लगाना चाहिए। तो सबसे पहले ब्लैक क्वार्टर का लगाना चाहिए, उसके बाद 2 से 4 मंथ के बाद, ठीक है, 2 से 4 मंथ के बाद जो फूट एंड माउथ डिजीज़ है उसका फर्स्ट वैक्सीन लगेगा, उसके बाद इसका एक बूस्टर भी लगेगा। और एक देखने वाली बात यह है कि 6 मंथ की स्टेज में 3 वैक्सीन लगेंगे उसे, ठीक है। जो ब्लैक क्वार्टर है उसका दूसरा लगेगा, एक एंथ्रेक्स का लगेगा, और एक हीमोफोरेगिक सेप्टिसीमिया का वैक्सीनेशन लगेगा, ओके। और उसके बाद आता है 4 से 8 मंथ के बाद ब्रूसुला का वैक्सीन लगेगा, और लास्ट में फिर एक टोटल देखा जाए तो FMN फूट एंड माउथ डिजीज़ के जो वैक्सीनेशन है वो लगेंगे 3, ठीक है। ये देखिए 2 यहाँ पे लगेंगे और एक यहाँ पे लगेगा, और एक जो ब्लैक क्वार्टर का है ये लगेंगे 2, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हैफर की, ठीक है, उसकी क्या क्या केयर एंड मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हैफर होता क्या है? हैफर वो काऊ जिसने अभी तक किसी भी काफ को जन्म नहीं दिया है, बर्थ नहीं दिया है, ठीक है, तो उसे हैफर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और इसे मतलब ये होता है कि जो उसकी फर्स्ट ब्रीडिंग, जो उसकी एज है, अगर कोई स्मॉल ब्रीड है तो उसकी फर्स्ट ब्रीडिंग जो एज है वो होनी चाहिए 15 से 15 मंथ, और अगर लार्ज ब्रीड है तो वो होनी चाहिए 18 मंथ। ये फर्स्ट ब्रीडिंग की एज है, कैल्विंग की नहीं, ठीक है। तो अगर हैफर का हमें ये देखना है कि एडुकेट उसका लाइव वेट कितना होना चाहिए। जो उसका लाइव वेट है वो स्मॉलर ब्रीड के लिए है 200 से 225 केजी, और लार्ज ब्रीड के लिए वो ही 275 केजी, मतलब 50 केजी ज़्यादा हो गया, 50 केजी, लगभग 50 से 75 केजी लार्ज ब्रीड का जो लाइव वेट है हैफर का वो ज़्यादा होगा स्मॉल ब्रीड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस ब्रीड हैफर है, ठीक है, वो जल्दी ही जो
अर्ली उनके जो साइन आ जाते हैं हीट के, तो वो आ जाते हैं 10 मंथ में। लेकिन जब तक उनका जो लाइव बॉडी वेट है वो 225 या 275 ना हो जाए, ठीक है, या मिनिमम एज उसकी 14 मंथ ना हो जाए, तो उसे ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता, तो उसकी ब्रीडिंग नहीं करवाई जा सकती। तो एवरेज अगर क्रॉस ब्रीड का ये देखा जाए कि जो इनका है कैल्विंग एज है वो है 25 से 28 मंथ, ठीक है, ये आपको वैसे भी याद हो गया होगा। ओके, और इनका जो फीडिंग है फिर की क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, फीडिंग इसकी एज के अकॉर्डिंग होती है। जैसे 3 मंथ से अगर 1 ईयर की बात की जाए, ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेट फीड है, कॉन्सेंट्रेट फीड क्या होता है पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, ठीक है, 1 kg होना चाहिए। अगर वो 1 ईयर से ऊपर है उसकी एज तो 2 kg कर दो कॉन्सेंट्रेट फीड। अगर वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो यही 3 से 3.5 kg कॉन्सेंट्रेट फीड कर देना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ अगर ग्रीन फडर प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर लेगुमिनियस फडर है तो 10 kg, अगर नॉन लेगुमिनियस फडर है तो उसे 25 kg। ओके, और ड्राई फडर उसे 3 kg पर डे के अकॉर्डिंग देना चाहिए। ये डेली का राशन है। ओके, आगे जो इसका देखने वाले हैं वो, हाँ ये पूरा है। ओके, आगे हम जो इसका देखने वाले हैं वो है, अगर जो फीडिंग ग्रेन है वो प्रेग्नेंट हैफियर है, उसका मतलब कैल्विंग से पहले 1.5 kg पर डे होना चाहिए, ठीक है, ये कैल्विंग से पहले की है। तो ये फीडिंग शेड्यूल है डेयरी एनिमल का, ठीक है। तो इसमें हम 3-4 कैटेगरी में देखेंगे। पहले कि एनिमल कौन सा है, ठीक है, एक क्रॉस ब्रीड की यहाँ पे बात हो रही है, और फिर वो डेली उसका मिल्क का जो प्रोडक्शन है पर डे कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितना उसे ग्रीन फडर देना है, कितना उसे ड्राई फडर देना है, कितना उसे कॉन्सेंट्रेट जिसे हम सप्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं वो देना है। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये। ओके, और यहाँ पे अगर कोई क्रॉस ब्रीड का डेली का मिल्क प्रोडक्शन 6 से 7 लीटर है, तो हमें ये भी देखना होगा कि वो लैक्टेशन डेज है या ड्राई डेज है। अगर लैक्टेशन डेज है तो ग्रीन फडर 20 से 25 kg होगी, केजी है यहाँ पे। ओके, और अगर वही ड्राई डे है तो इन्हें 5 kg यहाँ से कम कर देंगे। और ड्राई फडर है, वहाँ हैफियर में 3 kg दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डेयरी एनिमल की बात हो रही है, ठीक है, दूध देने वाले पशु की बात हो रही है, तो यहाँ पे 5 से 6 kg कर देंगे ड्राई। और यहाँ पे अगर ड्राई डे है तो ड्राई फडर ज़्यादा कर देंगे। ड्राई फडर ड्राई डे में इसीलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसमें कोई इतना खर्चा वगैरह आता नहीं है, ठीक है, बहुत ही सस्ता होता है ये, और इसीलिए यहाँ पे इसको ज़्यादा दिया गया है। कॉन्सेंट्रेट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इस वजह से अगर वो लैक्टेशन डेज में है तो 3 से 3.5, अदरवाइज अगर वो ड्राई डेज में है तो हम सिर्फ 0.5 से शुरू करेंगे और 1 से, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा है, 8 से 10 है, तो सेम हमें यही चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। ड्राई डेज में फिर कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ड्राई डेज है तो फिर ड्राई फडर ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। ये दोनों का कॉन्सेंट्रेट ड्राई में बिल्कुल सेम है, चाहे मिल्क का कितना भी हो। चाहे ड्राई डेज है तो यही कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, यहाँ पे सेम, ठीक है। तो हाँ, तो आगे अगर हम कोई ग्रीन फडर प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर वो लेग्यूम और नॉन लेग्यूम दोनों हमारे पास है तो उनका अगर रेशो है तो वो 1/3 होना चाहिए। नॉन लेग्यूम का रेशो 3 होना चाहिए। मान लीजिए हम 100 kg प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 kg में 75 kg जो है वो होना चाहिए नॉन लेग्यूम का, और 25 kg होना चाहिए वो होना चाहिए लेग्यूम का। ये ग्रीन फडर का है, ये रेशो है, ठीक है। और ग्रीन फडर को जो हार्वेस्ट करने की जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो है 50% ऑफ द फ्लावरिंग स्टेज। 50% ऑफ द फ्लावरिंग स्टेज पे ग्रीन फडर को ऑप्टिमम स्टेज है हार्वेस्ट करने का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके करेंगे कि जब कोई कैटेगरी वाइज की ड्राई काउ है, बिल्किंग है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो कितना से कॉन्सेंट्रेट देना चाहिए, ग्रीन ग्रास कितना देना चाहिए। और यहाँ पे पहले है कि एक ग्रीन ग्रास अगर हमारे पास काफ़ी मात्रा में है और जब हमारे पास रफेज काफ़ी मात्रा में है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे साफ ही कर लूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर वो ड्राई काउ है तो कॉन्सेंट्रेट देंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रीन ग्रास ही इतना प्लेंटी अमाउंट में है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बने कि अगर ग्रीन ग्रास बहुत ही प्लेंटी अमाउंट में है, काफ़ी है हमारे पास, तो एक ड्राई काउ को कितना कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर देंगे, तो देंगे ही नहीं, क्या ज़रूरत है, ठीक है, ड्राई पीरियड में वो है, ठीक है, तो 25 से 30 kg देंगे। तो ये दो ये वाले जो कॉलम है इनको याद करने का सिंपल है कि इसका ग्रीन ग्रास का 5 kg याद रखो हमेशा, और इसका 5 to 6 kg याद रखो पेडी स्ट्रॉ का,
ठीक है, और कुछ भी पूछ ले, चाहे वो ड्राई है, मिल्क है, चाहे प्रेग्नेंट है, इनकी वैल्यू सेम रहने वाली है। एग्ज़ाम से पहले इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई इतना इसमें बड़ा इम्पोर्टेंस बात नहीं है। लेकिन कोई वॉलंटियर याद करना चाहता है तो उसके लिए हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मिल्किंग है, अगर 1 केजी फॉर द एवरी 2.5 से 3 लीटर जो मिल्क है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर है वो 1 केजी इंक्रीज़ करते जाएँगे, अगर वो 2.5 से 3 केजी मिल्क की प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज़ हो रही है। 2.5 से 3 मिल्क अगर यील्ड जो है केजी वो ज़्यादा देगा तो 1 केजी हम कॉन्सेंट्रेट उसमें ऐड करते रहेंगे। जो कि ग्रीन ग्रास है यहाँ पे 30 केजी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर प्रेग्नेंट की बात करी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 टू 1 केजी फ्रॉम द 6 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। 6 मंथ के बाद हम जो कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर है वो 1 से 1.5 केजी देना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये वाले ऐसे याद रख सकते हो, बाकी इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंस बात नहीं है, ठीक है। और आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट ये वाला टेबल भी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिंपल से कुछ में याद रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस का एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो इसका 17 ग्राम से 23, दो ही वैल्यू ज़्यादा इसमें है, एक 20 है और एक इसमें 25 और 31 ग्राम में है दोनों वैल्यू, ठीक है। कितना भी उसका लाइव वेट हो अडल्ट का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो नॉर्मल ग्राम में वैल्यू है वो इतनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर उसका लाइव जो वेट है, ठीक है, या अडल्ट से शुरुआत हो रही है तो लाइव वेट जो है वो 250 केजी होगा, ठीक है, अडल्ट की बात है। और यहाँ पे जो उसका ड्राई मैटर है वो होगा 4 से 5 केजी, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये लगभग इसका जैसे डिजिट की बात की जाए तो 2.5 का डबल कितना होता है 5, 3 का डबल कितना होता है 6, 3.5 का डबल कितना होता है 7, 4 का डबल कितना होता है 8, 4.5 का डबल कितना होता है 9, 5 का डबल कितना होता है 10, 5.5 का डबल कितना होता है 11 और 6 का डबल कितना होता है 12। तो इस प्रकार से इसे याद रखा जा सकता है ड्राई मैटर को, ठीक है। बाकी इसमें इतना मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि मत इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसे याद करोगे तो ज़्यादा शफल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको डीसीपी का भी याद करना है तो इन दोनों का भी एक ट्रिक है, और वो ये है कि 140 और 168 के बीच में डिफरेंस कितना है, और वो है 28 ग्राम का, ठीक है, 28 ग्राम का। मैं स्किप कर तो इसे साफ कर दें। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो है 28 ग्राम का, ठीक है जी। और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो है 27 ग्राम का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ये है वो ही हमारा 5 और 28 ग्राम का, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए 27 ग्राम का, ठीक है, ये देखिए 28 ग्राम का। तो यही एक वैल्यू चल रही है। वैसे इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे एक ईज़िली तरीके से एग्ज़ाम से पहले एक अपने सिंपल इसे जल्दबाजी में देखना हो तो इस वे में से आप देख के एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो इतना डेप्थ में अगर पूछेगा तो वो आपको सिंपल ही ऑप्शन ये वाला देगा, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो काफ़ी दूर दूर तक होगी, तो आप उसे आराम से कर पाओगे। इतना इसमें कोई ये मत सोचना कि एग्जैक्ट यही वैल्यू दी होगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो यही मिलेगी, लेकिन जो दूसरी वैल्यूज़ होगी वो काफ़ी वेरी कर रही होंगी, तो कन्फ्यूज़ आपको 2 में करेगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से आपने अगर देखा भी हुआ वीडियो में तो आपको वो याद आ जाएगा। चलिए, बुल की बात करते हैं। बुल की फीडिंग किस पर्पज़ में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो बुल का अगर हाई वेट 400 से 500 केजी है, ठीक है, तो इसका कॉन्सनट्रेट जो मिक्सचर है वो 2.5 से 3 होना चाहिए, 2.5 से 3 होना चाहिए, ठीक है। और जो ग्रीन ग्रास है वही 20 से 25, जो नॉर्मल एवरेज हर किसी का रह रहा है, इसका भी उतना ही रहेगा। कॉन्सनट्रेट भी लगभग सबका इसका थोड़ा सा हाई, तो इसका इतना रहेगा। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं जो एक एनिमल को वाटर कितना चाहिए, ठीक है। तो अगर अडल्ट की, यहाँ पे सबसे पहले अडल्ट की बात हो रही है। एक नॉर्मल हेल्थी अडल्ट को 75 से 80 लीटर पानी चाहिए पर डेली, ठीक है। तो एक दिन में उसे 75 से 80 लीटर वाटर चाहिए। लेकिन अगर वो मिल्किंग स्टेज में है, ठीक है, तो 1 केजी मिल्क, अगर 1 केजी मिल्क का प्रोडक्शन करता है तो ये 75 से 80 केजी में हमें 2 से 2.5 लीटर वाटर उसकी ड्रिंकिंग जो शेड्यूल है उसमें ऐड कर देना चाहिए।
यहाँ पे अगर वो 10 केजी मिल्क का प्रोडक्शन करेगा तो हम 20 से 25 केजी उसे वाटर है वो ज़्यादा पिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 75 से अगर कोई एनिमल है उसकी मिल्क प्रोडक्शन 20 केजी है पर डे, तो उसे कितना ऑप्टिमम ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका होगा 80 प्लस 40 से 50, तो कितना आएगा 120 से 130, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो आराम से इसे देखिएगा, जल्दबाजी मत करें कोई भी, और पेशेंस के साथ वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्रॉस ब्रीड का बताया गया है, ठीक है, काऊ और बफेलो का, कि ये अगर वो समर में है, समर मंथ में है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कम से कम उसे 100 लीटर वाटर तो देना ही चाहिए, क्योंकि समर में वैसे भी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओके, तो अगर वाटर में क्या होता है कि सैलिनिटी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ जाती है, साल्ट की जो प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर में वो ज़्यादा होती है, जो कि एक अच्छा नहीं होता है हेल्थ पर्पज़ में, काऊ और बफेलो दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम एक रिकमेंड किया जाता है वो है 5 ग्राम पर लीटर। अगर 5 ग्राम साल्ट पर लीटर है तो वो एक ऑप्टिमम है, अदरवाइज़ वो एक हार्मफुल या हैज़ार्ड वाटर में कंसिडर किया जाएगा। आगे आती है क्लास ऑफ द कैटल मीट। तो यहाँ पे ये वाला इसमें ये है कि काफ़ी स्टूडेंट ये सोच जाते हैं कि व्हील एंड बीफ दोनों सेम कैटेगरी में हैं, ठीक है। व्हील एंड द बीफ, ठीक है, दोनों सेम हैं, लेकिन व्हील और बीफ दोनों सेम नहीं होते हैं। जो व्हील होता है वो होता है कि जो काफ होता है, ठीक है, अगर उसको स्लाउटर किया जाए काफ को अर्ली स्टेज में, ठीक है, तो उसके मीट को बोलेंगे व्हील। लेकिन वही अगर 1 ईयर ओल्ड काफ, ठीक है, वो अगर स्लाउटर पर्पज़ के लिए यूज़ की जाए तो उसे बोलेंगे बीफ। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच की जो स्टेज आती है, ठीक है, जैसे 3 से 8 मंथ की जो स्टेज होती है इसे बोलते हैं कैल्यूज, ठीक है। तो 3 टाइप का यहाँ पे मीट की फॉर्म होती है, ठीक है, व्हील, कैल्यूज एंड बीफ। कंफ्यूज मत हो जाना इनमें ईजिली। तो आगे आता है व्हीलर, तो वही काफ को जिसको व्हील पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं व्हीलर, ठीक है। तो जो इसका व्हील और जो बीफ है इसमें ये डिफरेंस होता है, कलर का भी इसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। जो मीट है वो डार्क होता है बीफ में, ठीक है, और जो व्हील है ये थोड़ा उसका कलर है ये उसका लाइट होता है, ठीक है। तो इसको आप याद भी ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। आगे हमारी स्लाइड ये ख़त्म हुई। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी क्वेरी हो आप हमें मेल कर सकते हो gurukulagri@gmail.com पे, ठीक है। और अगर कोई फीडबैक देना चाहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है